यादव आप लोगों के सामने आज बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सेट फिर लेकर के आया हुआ हूँ। आज ये क्वेश्चन जो होगा बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन होगा। इसका सेट 1 आ चुका है, आज ये सेट नंबर 2 है। और ये बीपीएससी का जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम लोग, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेपीएससी का जो इस बार क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, इसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे तो जेपीएससी का हो, चाहे तो बीपीएससी का हो, चाहे तो यूपीएससी का हो, चाहे तो यूपीपीएससी का हो, या राजस्थान का जो पीसीएस होता है वहाँ का हो, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वहाँ से लगभग 90 क्वेश्चन जो आया हुआ था वो जीएस से आया हुआ था, और 10 क्वेश्चन झारखंड का जो आया हुआ था वो आया हुआ था झारखंड स्पेशल। इस 90 क्वेश्चन से करंट अफेयर छोड़ दिया जाए तो लगभग 60 से 70% के आसपास जो क्वेश्चन आया हुआ था वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ था। तो अगर ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है किसी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, या फिर जितने भी ऑनलाइनर एग्जाम होता है, एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम होते हैं, उन सबों के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1994 का सेट 1 आ चुका है, ये सेट 2 होगा उसी का। पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघाट्य होता है जस्ता का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, अमोनियम क्लोराइड का, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का। इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनमो का क्या काम होता है? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना। तो जो इसका आंसर जो होगा वो विद्युत ऊर्जा नहीं, ये यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। अगला ऑप्शन, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। तीसरा, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। या चौथा, वायुमंडल दीर्घ तरंग धैर्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। इसका आंसर होगा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चैप्टर का नाम शायद रंग बिरंगा संसार है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। तो देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁶ होता है, और ये हमें आंसर किस में दिया हुआ है? मिलीमीटर में। तो सबसे पहले हम 1000 1⁻⁻6 को गुना कर देंगे, पहले हम सेंटीमीटर में लाएंगे। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए पहले 100, उसके बाद मिलीमीटर लाने के लिए 10। तो देखेंगे 10⁻³ हमारे पास माइनस में बचता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, या फिर अनंत पारगम्यता। इसका आंसर होगा उच्च पारगम्यता। अगला, वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि एक वर्ष जो होता है वो किस में ज़्यादा दिनों तक होता है? प्लूटो पर, बृहस्पति पर, या नेपच्यून पर, या फिर पृथ्वी पर। तो इसका आंसर होगा प्लूटो, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य से जितना दूरी पर जो जिस ग्रह है उसमें परिक्रमा करने का समय भी उतना ही अधिक लगेगा, और यहाँ पर इसलिए वर्ष काल भी जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो प्लूटो का जो वर्ष काल है वो सबसे दूर में है प्लूटो, इसलिए इसका वर्ष काल जो है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें की गोलाकार आकृति का कारण है? पहला ऑप्शन, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, या फिर गुरुत्व। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव, क्योंकि जो कुछ ऊपर से गिरता है, बूंद गिरा है ऊपर से, तो इसमें एक टेंडेंसी होती है या कैरेक्टर होता है कि ये अपना आकार छोटा करना चाहता है, इसलिए ये जो घटना जो कहलाती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, अपना छोटा आकार करना। तो ये आंसर इसका होगा पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, या आप इसे अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को ना तो गर्म ना ही ठंडा कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेटर हम लोग उपयोग करते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर को हम खुला छोड़ दें तो इससे हमारा कमरा ठंडा ना होकर के क्या होगा? गर्म होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड, रूटाइल, या फिर हेमेटाइट। रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम के विषय में आप जान लें, रेडियम के खोज जिसने किया था वो, तो रेडियम के खोज में मैडम क्यूरी का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग जानते होंगे मैडम क्यूरी के विषय में। इन्होंने, मैडम क्यूरी जो है और उनके पति जो थे, दोनों मिल करके रेडियम के खोज किए हुए थे।
इसे लगभग 1900 के बाद इन दोनों को रेडियम के खोज के लिए ही इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम सिद्धांत आधारित है, यानी कि परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विघटन पर, उपरोक्त दोनों पर, या फिर उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है, क्योंकि विखंडन का अर्थ हुआ कि एक बड़ा कण है, ये टूट करके दो छोटे छोटे कण विभक्त हो जाएंगे, फिर ये जो कण है ये दो में बटेंगे, फिर ये दो में बटेंगे, फिर ये दो में बटेंगे, फिर ये दो में बटेंगे, ये दो में बटेंगे और ये दो में बटेंगे। इस तरह ये अनंत तक विघटित होते रहता है, इसलिए ये ज़्यादा हानिकारक होता है और ये बहुत बड़ा विस्फोट करते रहता है। लेकिन वहीं एक जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में होता है दो छोटे छोटे कण जोड़ करके एक बड़ा कण का निर्माण करता है, और ये समय जो ये दो कण आपस में मिल रहे हैं, इसमें जो एनर्जी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए ये हाइड्रोजन बम जो सिद्धांत जिस पर काम करता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन जो परमाणु बम जो जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है इस सिद्धांत पर दो अणु जो है वो एक कण से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस प्लास्टर का सूत्र है CaSO4, दूसरा CaSO4H2O, तीसरा 2CaSO4H2O, या फिर चौथा CaSO4 या CaSO4 या H2O। इसका आंसर होगा C, 2CaSO4 और ये यहाँ पर H2O। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये पेरिस प्लास्टर का फॉर्मूला होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण, या फिर साइट्रिक अम्ल के कारण? इसका आंसर होगा डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। कहाँ पर? साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या चौथा विद्युत अपघाती है? तो वायु में विभिन्न गैस होते हैं और इन गैसों की जो मात्रा होती है, मात्रा भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अगर ये मात्रा एक निश्चित मात्रा में हो तो वो यौगिक कहलाएगा, लेकिन वायु में यह मात्रा निश्चित मात्रा में ना होती है, इसलिए इसे मिश्रण कहेंगे। आंसर हो जाएगा मिश्रण। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, या फिर ऑक्सीकारक है, या फिर तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है? तो विरंजन चूर्ण से ये घटना होती है, तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। ऑक्सीकारक भी है, ये हल्का पीला भी होता है, लेकिन ये जल में अधिक विलय नहीं है, ये जल में कम विलय है। अगला क्वेश्चन, पारद धातु मिश्रण है अति रंगीन मिश्र धातु का, कार्बन युक्त मिश्र धातु का, पारद युक्त मिश्र धातु का, या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाला मिश्र धातु होती है? इसका आंसर होगा सी, पारद धातु। पारद युक्त मिश्र धातु होता है ये पारद युक्त मिश्र धातु। 71वां क्वेश्चन, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनी, अर्ध बिटुमिनी, कोक, या फिर एंथ्रासाइट? तो जो कोयला सामान्य रूप में जो पाया जाता है वह कहीं न कहीं ब्यूटुमिनस का जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है गाय, मयूर, सिंह, या फिर बाघ? इसका आंसर स्तनी मतलब स्तनधारी, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, और बाघ एक क्या है? स्तनी पशु है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाघ। निशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, या कछुआ? इसका आंसर होगा कछुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, जल से बाहर निकाली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर दूसरा उनका शारीरिक ताप है वो बढ़ जाता है, तीसरा वे श्वास नहीं ले पाती, या फिर चौथा वे जल में नहीं चल पाती? जो हम लोग जो सांस लेते हैं और जो मछलियाँ सांस लेती है उसमें अंतर होता है कि मछलियाँ गलफड़े के द्वारा सांस लेता है जिसमें, और हम लोग फेफड़े के द्वारा, और यही कारण है कि जो मछलियां हैं वो बाहर में सांस नहीं ले पाती, क्योंकि इसका गलफड़ा जो है वो इस अनुसार निर्मित नहीं किया गया है कि वो बाहर में सांस ले सके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीर, वे सांस नहीं ले पाती। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, या फिर स्पर्श से? तो मधुमक्खियां जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करती है, यानी संचार करती है, वो अपने गंध से करती है। इसमें मधुमक्खियों के विषय में एक बहुत ही रोमांचक फैक्ट है कि इसमें एक रानी मछली होती है, रानी मधुमक्खी होती है,
और 10% जो है वो नर मधुमक्खी होती है और 90% श्रमिक मधुमक्खी होती है। और रानी मधुमक्खी जो है एक इस प्रकार का केमिकल छोड़ती है जिससे ये 90% जो श्रमिक मधुमक्खी है वो नापुंसक हो जाते हैं, वो। और ये 10% जो है ये अंड को निषेचन करता है। अंड देने का काम ये रानी मछली करती है और इसके निषेचन का कार्य ये 10% जो नर मधुमक्खी है वो। और ये 90% है ये इसे पोषित करती है, जो अंड जो होता है उसको पोषित करता है। और इसमें रानी मछली ये प्रधान मधुमक्खी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती है? 8, 12, 20 या फिर 28? इसका आंसर होगा 20। 20 जो दांतें हैं वो हमारे जीवन में 2 बार जन्म लेती है, बाकी बात 12 जो दांत बच जाता है वो एक बार आ गया सो आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है या सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? तो जो हमारे हड्डी जो है पाँव की वो सामान्यतः खोखली होती है और खोखली होने के कारण ये हल्का होता है और ये हमें चलने के लिए सहायक होता है। अगर ये भारी होता तो हमें चलने में दिक्कत होती है, इसलिए हमारा जो शरीर का जो हड्डी है पैरों का वो खोखली होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है? 8, 30, 32 या फिर 34? इसका आंसर होगा 8। हालांकि हमारे जो माथे में या खोपड़ी में जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो 22 है, लेकिन उसमें से 8 जो है वो केनाइलल में 8 ही होता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मग्न मनुष्य या नियांडरथल मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य? इसका आंसर होगा क्रो मग्न मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से या कटातना से या फिर इनमें से किसी से नहीं या फिर दोनों से? तो जिस प्रकार अगर एक पौधा है इसके बीज से भी, इसके जो बीज है उससे कहीं ना कहीं एक पौधा बन जाता है, और इसके अगर कायिक जो विधि है, कायिक विधि के द्वारा भी हम एक पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा दोनों, इसलिए बीजों से भी प्राप्त किया जा सकता है या फिर कटातना से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ प्रोटीन है। सेल मतलब यहाँ कोशिका की बात हो रही है, तो 80% उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है या फिर जल? तो इसका आंसर होगा जल, क्योंकि जो हमारा कोशिका है, कोशिका में बहुत सारे गोल्गी बॉडी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रा, केंद्रिका, झिल्ली वगैरह होता है, लेकिन इसमें जो 80% जो भाग होती है वो जल की होती है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डालिया के जड़ों से, बालसम पुष्प से या फिर आलू के कंद से? तो इंसुलिन की जो प्राप्ति होती है वो डालिया के जड़ों से होती है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनिक क्षारों के संश्लेषण के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये पिछला जो पार्ट 1 था, सेट 1 जो था, उसमें हमने इसका जिक्र किया हुआ था कि हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, रेफ्लेसिया, बहुत बड़ा कैक्टस या कोई सही नहीं है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो रेफ्लेसिया है, रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला के लिए, गन्ना के लिए, आम के लिए या फिर कपास के लिए? इसका आंसर होगा गन्ना। गन्ना जो है, एक गन्ना हो गया ये, इस गन्ना को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है और इसको फिर एक गड्ढा में रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और इसमें पानी पिलाया जाता है ताकि कुछ ना कुछ इसमें अंकुरन आ जाए, और उसके बाद फिर खेत में लगाया जाता है। और इसलिए ये तना काट की जो विधि होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग शायद गन्ना में किया जाता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर पौधा है, किसका है? 7 कैटेगरी का है, पुष्प का है, झाड़ी का है या इनमें से कोई नहीं? तो जो मटर पौधा है वो साग का पौधा है। अगला क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वरण? इसका आंसर होगा प्राकृतिक वरण। उत्परिवर्तन किसे बोलते हैं? उत्परिवर्तन जैसे हम लोग कोरोना काल में अभी देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का जो प्रकृति है वो कहीं ना कुछ अंतर हो जा रहा है। जैसे ये कोरोना है, इसमें इस तरह का बहुत सारा है, इसमें पता चल रहा है कि कहीं एक और हो गया, कहीं एक और निकल गया, कहीं एक और निकल गया, तो ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहता है, तो वही गुण जो कहलाता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है
किस विधि के द्वारा, यानी कि जो प्राचीन शैली होती है उसके हम किस विधि के द्वारा उसकी आयु को हम पहचान सकते हैं या कितना पुराना है। कैल्शियम आर्गन विधि से, C14 विधि से, RASI विधि से, या फिर यूरेनियम लेड विधि से। आप लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे C14 विधि से। C14 विधि जो है वो सिर्फ कार्बनिक पदार्थों के लिए, जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी आयु के माप के लिए किया था। लेकिन यहाँ जो यूरेनियम लेड है, यूरेनियम लेड विधि है, इसका प्रयोग अन्य धातुओं का उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह जो है वो बहुत पुराना जो वस्तुएं होंगी उनकी भी आयु मापी जा सकती है। लेकिन कार्बन 14 का जो है वो इसके तुलना में यूरेनियम लेड विधि की तुलना में कम दिनों तक की जो वस्तुएं होती है उन्हें मापा जाता है, और ये सिर्फ C14 कार्बनिक वस्तुओं के उम्र ज्ञात करने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण व प्रक्रम है कि मृदा संरक्षण का विधि जो है वो क्या है। तो बंध्य मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, या फिर मृदा वर्धित होती है, मृदा अपर्दन होती है, या फिर मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसका आंसर मृदा संरक्षण मतलब मृदा को बचाना, इसका आंसर होगा मृदा को नुकसान से संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेरा रोसा का प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, या फिर बलुआ पत्थर होता है। तो टोरा रोसा जो है वो एक चूना पत्थर क्षेत्र में होता है। ये लाल मिट्टी में ये एक प्रकार है जिसमें चूना पत्थर की प्रधानता होती है। अगला, मोनालोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का, निरूपित ज्वालामुखी का। अगला, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो मोनालोवा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप में है। ये यूएसए का एक क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये वैसे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें क्रिस्टलीय होती है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है, या फिर ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। अवसादी सेलें जो होती है, आप लोग 3 सेल नाम जानते होंगे, अग्नि सेल, अवसादी चट्टान जो होती है वो, या फिर रूपांतरित। अग्नि सेल जो होता है वो ज्वालामुखी वगैरह जो निकलता है और जो सेल बन जाता है वह अग्नि सेल होता है। अवसादी सेल जो होती है वो प्रतदर पाया जाता है। ये जो अवसादी सेल होती है वो। रूपांतरित सेल जो होती है वो अवसादी और अग्नि चट्टान पर ताप तथा दाब का जब प्रभाव पड़ता है तो इन सेलों का जो गुण है वो बदल जाता है और वह रूपांतरित होकर के रूपांतरित चट्टानों का रूप धारण कर लेती है। इसलिए अवसादी सेलों का जो यहाँ गुण होगा वो ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती है। और एक बात और जान लें कि अवसादी सेल ही है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवसादी जीवाश्म ईंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवसादी सेलों में ही पाया जाता है, अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में नहीं। अगला, 3 मिलता है परस्पर निक्षेपों में, कायांतित सेलों में, अल्प सिलिक अग्नेय सेलों में, या इन सब में। इसका आंसर होगा परस्पर निक्षेपों में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपादीय स्थिति का, या फिर अन समुद्री स्थिति का। अब यहाँ पर भाभर क्षेत्र का जिक्र है। भाभर क्षेत्र क्या होता है, तो ये पहाड़ी हो गया, यहाँ से नदियाँ आ रही है, ठीक है। ये नदियाँ बहुत सारे अवसाद अपने साथ ला रही है और ये अवसाद आकर के टूट करके ये छोटे छोटे भागों में हो चुका है। ये नदियाँ आ रही है और इससे होकर के गुजरती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि नदियाँ यहाँ करके लुप्त हो गई, यानी कि यहाँ नदी दिखाई नहीं देती है और आगे जाकर के नदियाँ फिर निकलती है। तो ये क्षेत्र जो कहलाता है यह कहलाता है भाभर क्षेत्र, और ये सामान्यतः पाया जाता है पहाड़ियों के निचले क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं गिरिपातीय स्थिति में, ये क्षेत्र जो है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है। परवाल उत्पीतिका, ज्वालामुखी उत्पीतिका, मृदा उत्पीतिका, या उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। ये क्वेश्चन इस बार JPSC 7 to 10 जो JPSC था उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लक्षद्वीप जो है किससे बना है। इसका आंसर होगा परवाल उत्पीतिका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो BPSC का जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके साथ मैं JPSC का भी, UP PSC का भी, UPSC का भी, और कोशिश करूंगा राजस्थान का जो PCS है उसका भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। समय, लेकिन सब कुछ में समय लगता है, इसमें भी समय लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके साथ कई सारे क्वेश्चन है। मैंने बताया ना JPSC 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो लगभग कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 डिग्री दक्षिण के बीच में, या फिर दूसरा ऑप्शन 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में, या तीसरा 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो स्थिति है वह पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर में। पूर्व पश्चिम का इसका जो विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, इसलिए इसका आंसर होगा 4। पहला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी आबादी कितना है? तो संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। इसका आंसर 2 वाला होगा, क्योंकि भारत में जो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है वह संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% है, इसलिए इसका आंसर होगा 17.5%। कोई है पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस 1994 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक होती है, या फिर 100 मीटर तक? इसका मैंने आंसर खोजने का प्रयास किया और आंसर मुझे जो मिला वो 6000 फीट तक की है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि 4000 से लेकर के 6000 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण? पहला ऑप्शन समुद्र तथा स्थल की विभेदी तापमान, या फिर मध्य एशिया की ठंडी हवा, या फिर तापमान की अति एक सघनता समानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानसून ये स्थल एवं समुद्र की विभेदी तापमान से इंगित होती है या फिर निर्धारित होती है, क्योंकि हम मानसून जानते हैं, मानसून का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हवाओं के डायरेक्शन से होता है, और हमारे यहाँ जानते हैं कि ये भारत हो गया 6 महीना जो है वो हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती है। इस तरह करके हमें जो मानसून हमारे यहाँ आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, उसका जो दिशा है वो इस प्रकार है, और ये लौटती हुई मानसून इसी प्रकार की ये लौटते हुए मानसून आते हैं। इसलिए हमारा जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं समुद्र के तापमान और इस क्षेत्र का जो तापमान है, या फिर भारतीय क्षेत्र का जो तापमान है, इस तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो मानसरोवर झील भारत अगर देखेंगे ये हिमालय है, तो ये तिब्बत का क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर मानसरोवर झील पड़ता है। इसी से होकर के सिंधु नदी निकलती है, इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलता है इसे कि कुछ दूरी से, और ये सतलुज नदी भी यहीं से निकलता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त भी, क्योंकि मानसरोवर झील के आसपास से राक्षस ताल झील है, वहाँ से ये निकलता है, उसी के आसपास से ये निकलता है, उसी के आसपास से ये निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, किसी पर नहीं? हुंडरू जलप्रपात ये जेपीएससी में हो, या फिर झारखंड एसएससी हो, या फिर कोई अन्य एग्जाम जो झारखंड में लिया गया उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा पर। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच है, इसका आंसर 4500 से 600 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पूर्व पश्चिम में, या फिर 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर जो मुझे मिला है, ताकि ये जो क्वेश्चन है वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है, लगभग सब बहुत किताब में ये मिलता नहीं है। इसका आंसर मुझे ये मिला है 4500 से 4600 मीटर पूर्व में। अगला आंसर क्वेश्चन, भारत की तट रेखा है 6200 किलोमीटर लंबी, या फिर 6100 किलोमीटर लंबी, 5985 किलोमीटर लंबी, या फिर 6175 किलोमीटर लंबी? जो तट रेखा है भारत का, ये मेन लैंड जो भारत का जो पड़ रहा है, इसका जो तट रेखा का टोटल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप समूह को मिला दिया जाए तो दोनों की जो लंबाई पड़ जाती है वो 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ और सिर्फ ये मेन लैंड का ही पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर लंबी। अगला, नदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट, या फिर गेहूं? तो नकदी फसल उसे होता है, उसे कहते हैं जो व्यापार के लिए उपजाया जाता है, या फिर उसका एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है,
और स्पेशली मार्केट के लिए ही उगाया जाता है। तो इसका आंसर नकदी फसल नहीं है, तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। अगला, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, चावल का, चाय का, तिलहन का या फिर दाल का? इसका ऑप्शन आंसर होगा चाय का। भारत जो है वो सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? तो ये क्वेश्चन 1994 का है, 1994, और इसमें झारखंड बिहार का ही भाग था, इसलिए इसका आंसर बिहार। लेकिन अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा आएगा आंसर इसका। तो मध्य प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर झारखंड होता तो झारखंड आंसर इसका। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? नांगल, आलवे, सिंदरी या फिर ट्राम्बे? इसका आंसर होगा सिंदरी। झारखंड में पड़ता है सिंदरी, तो यहाँ सबसे पहला प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से दुगुनी हो जाएगी अगले कितने सालों में? 25 वर्षों में, 30 वर्षों में, 35 वर्षों में या फिर 40 वर्षों में? इसका आंसर होगा 40 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर मद्रास? तो यहाँ आंसर जो होगा वो कलकत्ता। कलकत्ता की आबादी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, और बेंगलोर लगभग 80 या फिर 89 किलोमीटर के 89 लाख के आसपास है। हैदराबाद लगभग 60 के आसपास है। मद्रास लगभग 70 के आसपास है। इसलिए कोई भी बेंगलोर, हैदराबाद या मद्रास किसी का भी 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन कलकत्ता की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है, इसलिए आंसर हो जाएगा कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, और जो सबसे लास्ट है वो हम बोल सकते हैं जिसमें मानव वास करता है, अंटार्कटिका को हमने छोड़ दिया हुआ है। और उसके बाद सबसे लास्ट जो होता है वो ओशनिया। ओशनिया ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा और जो वहाँ पर द्वीपीय देश हैं, सब ओशनियाई महाद्वीप में आते हैं। अगला, साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, यानी कि जब वर्षा की ऋतु होती है उसमें हम देखते हैं कि बादल होता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो आसमान में बादल नहीं होता है। तो रात के समय में जब बादल होती है तब गर्मी कम लगती है, लेकिन जब बादल नहीं होती है तो गर्मी कम जब बादल होती है तो ठंड कम लगती है, ठंड जो होता है वो कम होता है। लेकिन अगर वही ठंडी रात की बात हो रही है, लेकिन जब वही बादल नहीं होता है तो ठंडी ज़्यादा लगती है। इसका कारण क्या है? तो संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण? इसका आंसर होगा विकिरण के कारण, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी पर आती है, और ये पृथ्वी का जो क्षेत्र है यानी कि वायुमंडल हमारे है, इस पर आ करके ये विकिरण के माध्यम से हमारा जो वायुमंडल होता है वो विकिरण के माध्यम से गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वो गर्मी के समय में वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मध्याह्न मतलब आधे दिन में, यानी कि 12-1 बजे के बाद में। तीसरा, मानसूनी क्षेत्र पूरे वर्ष भर भारी वर्षा, मानसूनी क्षेत्र में पूरे वर्ष भर भारी वर्षा होती है। या फिर चौथा, मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा। इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यानी कि ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का जो बीच का क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर तापमान हमेशा ज़्यादा होता है, तापमान हमेशा ज़्यादा होता है, और ये हर दिन लगभग हर दिन 12 बजे तक लगभग मौसम साफ होता है। 2-3 बजे के आसपास यहाँ पर हर दिन बारिश होती है, इसलिए ये गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। आंसर वो सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल या फिर दुर्गापुर? छोटा नागपुर पठार पर रांची पड़ता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढलान से? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ी से ही निकलती है। छोटा नागपुर जो पठार है वहां से निकलती है। ये सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है वो देखें आप, ये बिहार है, बिहार का उत्तरी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र पड़ता है चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर सोमेश्वर पहाड़ी है। ये शिवालिक जो हिमालय का जो श्रृंखला है उसका अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम किसे जाना जाता है? श्रीलंका को, पाकिस्तान को, वर्मा को या फिर भारत को? वर्मा मीन्स अभी के जो म्यांमार है वो।
तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व समुद्र की स्वामिनी के साथ में पूर्व की मोती भी कहा जाता है, पूर्व की मोती। चलिए आज मैंने पार्ट 2 किया हुआ है, इसका कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसमें करंट अफेयर है और इकोनॉमिक्स का है, साथ में सिविक पॉलिटी का भी है, तो वो सब क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।